हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी सेकेंड ईयर में हम शुरू कर रहे हैं पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक। आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रहेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से फर्स्ट अगर अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर क्या है, हम इसके बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया आणविक, और यहाँ पे हम वृहद अणुओं की बात करेंगे। और वृहद अणु जो हैं वो है हमारे पास यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए। बहुत रिसर्च और अनेक साइंटिस्ट जो है बॉटनिस्ट या जो क्या बोलते हैं बॉटनिस्ट हैं, उनके प्रयास के बाद आज हम जान पाए हैं कि डीएनए क्या है। आज हम डीएनए की पूरी सूचनाओं का, कोडिंग्स का अध्ययन कर सकते हैं, उनके नाइट्रोजनी क्षार, उनके क्रम का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डीएनए में आज फेरबदल करके आगामी बीमारियों से भी बच सकते हैं। आज बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। तो हमारा जो पॉइंट है वो डीएनए ही है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए के लिए अगर अपन कहें तो हमारा आज का टॉपिक है डीएनए, जिसे हम कह सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। डी का मतलब अपघटित, हट जाना। डी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो राइबोज पेंटोज शुगर है उस पे से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है या उसका अपघटित है, अतः उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज। और न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो लगभग 1899 में रिचर्ड अल्टमान ने डीएनए की व्याख्या करते हुए और उसके आनुवांशिक गुण धर्मों का विश्लेषण करते हुए डीएनए को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वक्त वक्त पे अपने एक्सपेरिमेंट्स में डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, लाइक जैसे कि ग्रेफ्ट, ठीक है, उन्होंने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में व्यवस्थित किया, ठीक है। तो यहाँ पे रिचर्ड अल्टमान। इसके बाद अगर अपन डीएनए की बात करें तो डीएनए समस्त सजीव कोशिका में उपस्थित पाया जाता है, ठीक है। सजीव कोशिकाओं की हम बात करें तो हम सबसे पहले वायरस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। वायरस में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसके प्रोटीनियस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। हालांकि हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के रूप में मानते हैं, ना उसमें पूरे गुण सजीव के हैं ना निर्जीव के, परंतु उसमें भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है वो डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे एक हल्का सा वेरिएशन ये ले लेते हैं कि उसमें दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के स्थान पे एक ही, अगर हम प्लांट वायरसेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो है वो है आरएनए। और अगर हम एनिमल्स वायरस की बात करें तो उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, ठीक है। इसमें अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करें जैसे हम भोजी, जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं, उसकी अगर अपन बात करें तो जीवाणु भोजियों में जो है वो क्या मिलेगा, डीएनए ही आनुवांशिक रूप में मिलता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कुछ अगर अपवादों की बात करें तो जैसे कि ह्यूमन वायरस, जैसे कि एचआईवी की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें,
तो उसके अंदर जो है वो आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए के स्थान पर क्या है, आरएनए। ठीक है, जबकि हम कह रहे हैं कि प्लांट वायरसेस में आरएनए आनुवांशिक होता है, एनिमल्स के अंदर डीएनए होता है। ज़्यादातर एनिमल्स में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर ह्यूमन एचआईवी, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के समान होता है। अगर हम कोरोना की बात करें, सार्स की बात करें, तो इन वायरसेस के अंदर भी जो है आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही है। इसके अलावा 5174 ये एक बैक्टीरियोफेज है और इसके अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है आनुवांशिक रूप में पाया जाता है। ये न्यू टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से रिट्रो या रियो वायरस की अगर अपन बात करें तो ये एक तरीके से आरएनए है, लेकिन इनका आरएनए है डबल स्ट्रैंड आरएनए। ये कुछ अपवाद है जो कि न्यू टाइप के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैक्टीरियोफेज तक हो गया। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया सजीव कड़ी है, यहां से सजीवों का प्रारंभ हुआ एक तरीके से। और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिकांगों का विकास पूरी तरीके से नहीं है, ना ही इसमें केंद्रक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए एंड आरएनए दोनों मिलेगा। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा, दोनों चीजें मिलेंगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, हायर्स इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स, इन सभी के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए पाया जाता है। कॉरेनबर्ग, ग्रिफ्थ, मैकार्टी, यूडेट, इन सारे साइंटिस्ट के सहयोग से ये भी बात क्लियर हो चुकी है कि जो डीएनए है वही आनुवांशिक जो है वो उसका द्योतक है या आनुवांशिक को कंट्रोल करता है, आनुवांशिकी को। और आनुवांशिकी की कंट्रोल में साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो भी पदार्थ आनुवांशिकी को कंट्रोल करेगा, हेरिडिटी को, उसमें 3 गुण होने चाहिए। एक गुण, उसमें आनुवांशिक पदार्थ या सूचनाओं का क्या होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस की बात करें तो हाँ, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स के रूप में स्टोर होती है। इसी के बेस पे हम सूचना वाले रज्जु को सेंस स्ट्रैंड और दूसरे वाले को एंटी सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है पॉइंट वो ये था कि उसमें उन सूचनाओं को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने का भी गुण होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये भी है, अगर अपन समझें तो ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल वे, एक दिशीय होता है, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। और व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? डीएनए स्वयं का रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाता है और अपना गुणन करता है, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं डीएनए की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बाद डीएनए जो है वो बाय ट्रांसक्रिप्शन क्या कोड करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस घटना को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम अनुलेखन के नाम से जानते हैं। और ये जो आरएनएज हैं ये सहायक होते हैं उस सूचना के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को कोड करने में, दैट इज ट्रांसलेशन, और इससे बनते हैं प्रोटीन।
ये लास्ट उत्पाद के रूप में होते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो सजीव के शरीर या कोशिका की क्या क्या सबसे मेन फंक्शनल और दूसरी कार्यात्मक इकाई के रूप में होते हैं। तीसरा जो उसमें गुण होना चाहिए वो हो सकता है सेल्फ रेप्लिकेशन। इसको रेप्लिकेशन कह देते हैं, ठीक है, वरना हम कह सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ मल्टीप्लिकेशन का गुण होना चाहिए, या हम यहां पे कह सकते हैं जनरेशन का, कि वहां पे वो खुद क्या कर सके, अपने आप को पैदा कर सके, ये गुण भी होना चाहिए। तो हाँ, डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, वो अपनी संख्या को स्वयं बना सकता है, क्योंकि डीएनए को नया नहीं बनाया जा सकता। डीएनए पहले से उपस्थित डीएनए की ही कॉपी और उसकी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। तो यहां तीनों के तीनों गुण जो है वो डीएनए में मिलते हैं, और इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी हैं बाय ग्रिफ्थ, ठीक है। तो वहां हम बाद में बात करेंगे कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके कुछ हैं एग्जांपल्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब हम बात करते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत लंबी इसकी साइज है, लगभग 1.76 इंटू 10 की पावर 3.4 इंटू 10 की पावर -12 जो है वो पिकोग्राम के करीब इसका जो है वेट आता है। और इसकी लेंथ जो है पूरी डिसाइडेड नहीं है, जुड़ने वाले मोनोमियर्स की संख्या के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो डिसाइड होती है। तो ऐसे में हम यहाँ पे डीएनए की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, तो डीएनए की संरचना में बेसिक 3 कंपोनेंट्स है जो डीएनए की संरचना को बनाते हैं। तो फर्स्ट वन हम यहां पे कह सकते हैं राइबोज शुगर। लेकिन डीएनए की राइबोज शुगर में तीसरे कार्बन का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है, अतः हम इसको डी ऑक्सी राइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। और बड़ा लिख देता हूं, फर्स्ट इज डी ऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा पॉइंट जो हमारा आएगा वो पॉइंट आता है फॉस्फोरिक एसिड। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार। डीऑक्सीराइबोज शुगर की अगर अपन बात करें तो इसको हिंदी में भी हम डीऑक्सीराइबोज शुगर ही बोल रहे हैं। तो यहां पे एक सिंपल डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इसमें 5 कार्बन तथा एक ऑक्सीजन एटम जो है उससे मिलकर बना है। इसमें से 4 कार्बन व एक ऑक्सीजन एक रिंग में होते हैं, और 5वां कार्बन जो होता है वो रिंग से बाहर होता है। विद डायग्राम, पेंटोज शुगर है ये, ऑक्सीजन 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और ये हो गया कार्बन नंबर 5 जो कि रिंग से बाहर है। अगर अपन इनकी वैलेंसीज पूरी करें तो OH H कार्बन की 4, ठीक है, यहां पे H H OH, ये हो गया H OH H, और ये हो गया CH2OH, ठीक है। यहां इसको मिटा देते हैं, ये हो गया राइबोज शुगर। अब अगर हम इसके साथ पैरेलली आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में जो अंतर है वो सेम है, बिल्कुल। राइबोज शुगर क्या है, सेम, परंतु आरएनए की स्ट्रक्चर तो ये होती है। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के कार्बन नंबर 2
पे जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या होता है, डी मिक्स होता है, अपघटित होता है, तो दैट शुगर इज नोन एज डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, केवल ये इतना सा अंतर है राइबोज शुगर की संरचना में आरएनए और डीएनए के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसको पेंटोज शुगर बनाते हैं। पेंटोज हमने इसलिए कहा है क्योंकि कार्बन की संख्या के आधार पर ही श्रृंखला की नाम डिसाइड होता है, लेकिन इसमें कार्बन 5 है लेकिन एक बाहर है, लेकिन 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको पेंटोज शुगर के नाम से भी कह दिया, और इसका 5वां कार्बन है तो बाहर की ओर, दैट इज राइबोज शुगर एंड डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो हम यहाँ पे इसको डी ऑक्सी राइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हिस्सा जो आता है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के लिए H3PO4। ठीक है, यहां पे अगर अपन इसका सूत्र बनाएं तो फॉस्फोरस की एडिशन जो है वो 4 बॉन्ड की होती है, OH OH OH, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये द्विबॉन्ड बना लेता है और यहां इसकी वैलेंसी हो जाती है 5, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हल्का क्या दिखाता है, यहाँ पे हल्का सा ऋणावेश दिखाता है, इसलिए हम H3PO4 को हल्का सा आंशिक ऋणावेशित शो करते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे जो है वो क्या होता है, डीएनए में संपूर्ण डीएनए संरचना हल्का सा क्या करती है, ऋणावेश शो करती है, और इसी ऋणावेश की वजह से इसकी बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है, क्योंकि यह ऋणावेश दूसरे धनावेश की ओर आकर्षित होता है। अतः अलग प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन में यह बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्रोटीन के समान ही विशिष्ट हार्मोन्स या एंजाइम्स के साथ में बॉन्डिंग जो है वो इसकी बेस्ट है। ठीक है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स के आपस में जो लिंकिंग है वो इसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे ये आंशिक धनावेश, ऋणावेश जो है वो डीएनए की संरचना को स्थिरता और मजबूती और द्विकुंडलन जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको मजबूती प्रदान करता है। 2 स्ट्रक्चर्स हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस की हम बात करें तो इनमें मेनली कंपाउंड CHO के साथ में नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, CHO के अलावा नाइट्रोजन जो है वो यहां उपस्थित होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडीन। प्यूरिन एंड प्रिमिडीन। प्यूरिन की हम बात करें तो प्यूरिन जो है वो 2 रिंग से मिलके बनी संरचना है। एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो है वो प्यूरिन को बनाती है। इसमें नंबर 1 जो तत्व है वो कार्बन के स्थान पे नाइट्रोजन है, उसी को नंबर 1 कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर को ढंग से समझिएगा, ये आगे भी काम आएगी। देन कार्बन 2 नंबर, 3 नंबर पे यहाँ पुनः नाइट्रोजन, 4 नंबर पे यहाँ पे है कार्बन, 5 नंबर पे जो है वो है यहाँ पे कार्बन, 6 नंबर पे यहाँ पे है कार्बन, 7th नंबर पे नाइट्रोजन, 8th नंबर पे कार्बन एंड 9th नंबर पे जो है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, प्यूरिन्स की अगर अपन बात करें तो प्यूरिन्स जो हैं वो है एडेनिन, शॉर्ट में लिख देता हूं अभी, एडेनिन एंड थाइमिन। ये दोनों के दोनों जो हैं प्यूरिन्स हैं, और यहीं पे वो सिस्टोसिन एंड गुआनिन, ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हैं, प्यूरिन्स। ATCG
AG तो लिखा था, एडेनिन एंड ग्वानिन, दीज आर प्यूरिन्स। प्रिमिडिन्स की हम बात करें तो यहां पे प्रिमिडिन्स हैं थायमिन एंड सिस्टोसिन, लेकिन अगर अपन आरएनए की बात करें, डीएनए के अंदर ये दो ही, अगर अपन आरएनए की बात करते हैं तो थायमिन के स्थान पे वहां पे एक अलग नाइट्रोजनी बेस हमें मिलता है, दैट इज यूरेसिल। इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो यहां पे इसकी स्ट्रक्चर केवल हेक्सागोनल है, जिसके एक नंबर जो है वो नाइट्रोजन है, 2 नंबर पे कार्बन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 4 नंबर पे भी कार्बन, 5 नंबर पे कार्बन और 6 नंबर पे भी क्या होता है, कार्बन होता है। वैलेंसीज जरूरत के हिसाब से पूरी कर लेंगे, मैं केवल एक आउटर स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। अब यहां पे एजी एंड टीसी की हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। प्यूरिन की स्ट्रक्चर की बात करें, जिसको सिंपल वे में एक बार वापस यहां पे ड्रॉ कर देता हूं रफ डायग्राम के रूप में, CnCnC CnCnC 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हमारे पास में है एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों के दोनों जो हैं वो प्यूरिन्स हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर अपन एडेनिन एंड ग्वानिन की ड्रॉ करें नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन। वैलेंसीज पहले कार्बन पे अगर अपन कहें तो एक द्वि बॉन्ड मिलेगा वो नाइट्रोजन पे, और कार्बन पे एक एमिनो ग्रुप उपस्थित होता है। हम यहां पे एडेनिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंसीज पूरी करते हैं, डबल बॉन्ड O, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9। ग्वानिन की बात करें एक 2 3 4 5 6 7 8। ये स्ट्रक्चर बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है
कि आप इससे इसकी बॉन्डिंग्स को समझ सकें। ये हो गया ग्वेनिन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू चारगॉफ का नियम, जो चारगॉफ ने नियम दिया था, चारगॉफ के नियम की अगर हम बात करें तो एडेनिन सदैव थायामीन के साथ में, मतलब एक प्यूरिन सदैव एक प्यूरिन जो है वो सदैव प्रिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी। प्यूरिन कभी भी प्यूरिन के साथ, या प्रिमिडिन कभी भी प्यूरिन के हाँ सही है, प्रिमिडिन कभी भी प्रिमिडिन के साथ, या प्यूरिन कभी भी प्यूरिन के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकती। दोनों एक दूसरे के विपरीत ही बॉन्ड बनाती हैं। ऐसे में एडेनिन सदैव थायमिन के साथ में, और सिस्टोसिन जो है वो हमेशा ग्वेनिन के साथ में क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में द्विबंध और सिस्टोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां देखिए, अगर हम एडेनिन की बात करते हैं तो एडेनिन की बॉन्डिंग जो क्या बोलते हैं पिरिमिडिन से होगी, वो हमेशा होगी। यहां इस डायग्राम की अगर अपन बात करें तो 1 नंबर और 6 नंबर के बीच, ये काम की बात है जिसको ध्यान रखिएगा। एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो उनके 1 नंबर कार्बन और 6 नंबर के बीच में होती है। अभी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। वहीं अगर अपन ग्वेनिन की बात कर रहे हैं तो ग्वेनिन जो है वो जुड़ता है 1, 2 और 6 के बीच में। इन वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो जाती है, द्विबॉन्ड और त्रिबॉन्ड के रूप में। दूसरा डायग्राम एक बार यहां पे अपन प्रिमिडिन्स का समझ लेते हैं। प्रिमिडिन की हम बात करें तो प्रिमिडिन की जो स्ट्रक्चर थी रफली वो ये है, एक ही हेक्सागोनल रिंग है जिसमें 1 नंबर के ऊपर नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, 2 नाइट्रोजन इसके अंदर है। और यहां पे प्रिमिडिन्स की अगर अपन बात करें तो प्रिमिडिन्स हमारे पास में है कौन कौन से, हमारे पास में है सिस्टोसिन, हमारे पास में थायामीन, और अगर अपन बात करें आरएनए की तो थायामीन के स्थान पे हमको रिप्लेस मिल जाता है किसका, यूरेसिल का। तो सिस्टोसिन की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात कर रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ठीक है। यहां पे अगर अपन सिस्टोसिन की बात कर रहे हैं तो जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो दोनों के दोनों प्यूरिन्स के अंदर 6 नंबर कार्बन पे जहां एक में एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां दूसरे में यहां पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज अमीनो। यहां पे एमिनो ग्रुप जुड़ा है, वहां पे कीटो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। उसके अलावा इसके कार्बन नंबर 2 पे कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन एटम, जबकि यहां पे जुड़ा हुआ है एक अमीनो ग्रुप। क्योंकि 2 प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो रही हैं उसके लिए एमिनो ग्रुप जिम्मेदार है। एक एमिनो, दूसरा एमिनो और तीसरा एमिनो कहां से आ जाएगा, सिस्टोसिन से। इस वजह से इसमें कितने ग्रुप बनेंगे, 3, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच में एमिनो ग्रुप कितने आएंगे, केवल 2। अभी डायग्रामेटिकली समझते हैं, तभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। यही कारण है कि एडेनिन थायमिन के बीच में 2 और जबकि सिस्टोसिन ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पे अगर अपन वैलेंसीज पूरी करें तो यहां पे जब ग्वेनिन में कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहां पे कौन सा ग्रुप होगा, एमिनो, NH2, या इसको अलग अलग करके लिख दें। वैलेंसीज पूरी करें तो यहां पे हो गया द्विबॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 ही होती है, कंप्लीट हो गई। यहां पे सिस्टोसिन के साथ जो है वो जुड़ेगा एक ऑक्सीजन एटम, और 4 हो गई। नाइट्रोजन के साथ में यहां पे एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, इसकी कंप्लीट हो गई। और दोनों कार्बन्स के बीच में जो है वो जुड़ जाएंगे एक द्वि बॉन्ड। इस तरीके से इसकी वैलेंसी कंप्लीट, दैट इज सिस्टोसिन। साइटोसिन या सिस्टोसिन इसका नाम हम देते हैं। थायमिन की हम बात करें
कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। यह है थायामीन। थायामीन की हम बात करें तो एडेनिन पे जहां एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहां थायामीन पे ग्रुप जुड़ेगा कौन सा? कीटो। ठीक है, 4, तो यहां पे NH, यहां पे डबल बॉन्ड O, NH, डबल बॉन्ड मेथिल ग्रुप, देन CH, दैट इज थायामीन। यूरेसिल की बात करें यूरेसिल की बात करें तो वो बिल्कुल थायामीन के समान होगा, क्योंकि यूरेसिल एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे में यहां पे कीटो ग्रुप होगा, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप, सी के ऊपर वही ऑक्सीजन, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड CH-H। अगर आप ढंग से देखें तो यूरेसिल में और थायामीन के अंदर केवल अंतर यह है कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन नंबर 5 के ऊपर जहां एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप, वो यहां पे नहीं है। बस ये यूरेसिल और थायमीन के बीच में बड़ा अंतर है। ठीक है, दोनों की संरचनाएं सेम है, इसीलिए आरएनए एंड डीएनए में ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? रिप्लेस कर लेते हैं। सिस्टोसिन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आप ढंग से देखें तो एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से संरचनात्मक रूप से समान है, परंतु उनके कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटो और एमिनो ग्रुप्स का क्या है? अंतर आ रहा है। यहीं अगर अपन पिरिमिडिन्स की बात करें तो पिरिमिडिन के अंदर जो है वो सेम है संरचना, हेक्सागोनल, परंतु जो अंतर आ रहा है वो किसका आ रहा है? एमिनो और कीटो का। और यही अंतर एडेनिन और थायमीन में भी होगा कि जब एडेनिन थायमीन से जुड़ेगा तो एडेनिन पे एमिनो ग्रुप होगा और थायमीन पे कीटो ग्रुप होगा, तभी ये एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। उसी प्रकार सिस्टोसिन की अगर अपन बात करें तो सिस्टोसिन के ऊपर जो है वो यहां पे कौन सा आ जाएगा? सिस्टोसिन पे एमिनो ग्रुप, ठीक है, और ग्वानिन के ऊपर कौन सा आ जाएगा? कीटो। तो इस प्रकार ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके अंदर हमको क्या चाहिए? एमिनो ग्रुप्स की आवश्यकता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए। सिस्टोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 बनते हैं और एडेनिन और थायमीन के बीच में 2। हम अभी डायग्राम से उसको समझते हैं। न्यूटाइप के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो आपके पास में आता है न्यूक्लियोसाइड। कितनी देर की हो गई? 30 मिनट हो गई। न्यूक्लियोसाइड, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड के लिए सिंपल सी वे में आप समझ सकते हैं। हमने कहा कि ये बनी हुई है शुगर से, राइबोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड नाइट्रोजनी बेस। इन 3 चीजों से डीएनए बना है, जिसको हमने व्याख्या को समझ लिया। तो ऐसे में अगर शुगर और नाइट्रोजनी बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है इससे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसी वजह से इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइड्स। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी राइबोज हुआ ना, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वेनिन,
डीऑक्सीसिस्टोसिन, डीऑक्सीथायामीन एंड डीऑक्सीयूरेसिल। ये हमेशा इनके न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, नाम होते हैं। अर्थात यहां लिख देते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी, शॉर्ट में कर देता हूं जगह नहीं है, नाइट्रोजनी बेस, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। अर्थात यहां दोनों के बीच में तो डीऑक्सीराइबोज का हमेशा होता है 1 नंबर का कार्बन, ये ध्यान रखना। और नाइट्रोजनी बेस में अगर आप प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन का होता है सदैव कार्बन नंबर, मतलब 9 नंबर का नाइट्रोजन जो है वो किससे जुड़ेगा, राइबोज शुगर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन प्रिमिडिन की बात करते हैं, वहीं अगर अपन प्रिमिडिन्स की बात करते हैं तो यहां पे 6 नंबर का जो 3 नंबर का जो कार्बन है, 3 नंबर का नाइट्रोजन, ये सदैव बॉन्ड बनाता है। ढंग से देख लीजिएगा, जो प्यूरिन्स हैं उसमें 9 नंबर का जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो हमेशा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के 1 नंबर के कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। वहीं जो प्रिमिडिन्स हैं उनके नाइट्रोजन नंबर 3 और नाइट्रोजन नंबर 3 के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दीज आर न्यूक्लियोसाइड। अब आती है एक और क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड्स। और ये फॉस्फोरिक एसिड कहां जुड़ता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 कार्बन व 5 कार्बन से। राइबोज शुगर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके 1 कार्बन जो वलय के अंदर है 3 नंबर और 1 जो वलय के बाहर है 5 नंबर कार्बन से जुड़ता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं न्यू टाइप में कि डीएनए में कितने प्रकार के बॉन्ड्स हैं। तो डीएनए में प्यूरिन प्रिमिडिन या नाइट्रोजनी बेस के राइबोज शुगर से जुड़ने पे जो आता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां लिख देता हूं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। जो न्यूक्लियोसाइड्स में मिलते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड, जो न्यूक्लियोटाइड्स में मिलते हैं उनको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और 2 प्यूरिन प्रिमिडिन्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, मतलब नाइट्रोजनी शार्ड्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोला जाता है कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हम इनकी बॉन्डिंग्स को देख लेते हैं। यहां पे सिंपली इसको छोड़ दीजिएगा अभी, ठीक है। मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं केवल इसकी बात कर रहा हूं, एडिनिन की। तो एडिनिन की व्यवस्था में आप देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरीके से थायामीन, ये रहा थायमीन, इसको आप दर्पण क्या बोलते हैं प्रतिरूप लेके और यहां पे स्थापित कीजिए तो ये बन गया थायामीन। एक प्यूरिन दूसरे प्रिमिडिन के साथ में, यहां है इसका
नंबर 1, क्योंकि मैंने कहा कि एडेनिन एंड थायमिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है उनकी 1 नंबर और 6 नंबर के बीच, 2 3 4 5 6। और यहां पे 1 नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन। 2 नंबर पे क्या है? कार्बन। 3 नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन। 4 नंबर पे क्या है? कार्बन। 5 नंबर पे है कार्बन और 6 नंबर पे भी क्या है? कार्बन। और 6 नंबर पे जो कार्बन है उस पे क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O। और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? NH एमिनो ग्रुप, दैट इज कीटो ग्रुप। और यहां पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे N के साथ में कौन है? हाइड्रोजन, जबकि यहां पे N की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। यहां पे अगर अपन देखते हैं तो यहां पे C के साथ में क्या है? O, और यहां पे भी C के साथ में क्या है? O। अतः इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहां पे जो हमारे बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी है? 1 और H2O, ये 2 नंबर बॉन्डिंग्स हो गई, 1 नंबर और 2 नंबर। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही मिलते हैं प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स के बीच। और दूसरी बात मैंने कही, नाइट्रोजन 3 नंबर से जुड़ती है बॉन्ड्स, कौन से? ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड किससे जुड़ते हैं? ये बॉन्ड जुड़ते हैं 1 नंबर के कार्बन से, जो कि है किसकी? राइबोज शुगर की। ये हो गया 1 2 3 4 और 5। ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और ये हो गया 5 नंबर कार्बन। 1 नंबर से जुड़ गया, वैलेंसीज को पूरी कर लीजिए। यहां पे ये हो गया H2, यहां पे हो गया H, ये नीचे ये हो गया H, और यहां पे जुड़ गया है H3PO4 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर, तो दीज आर फॉस्फो डाई एस्टर। तो यहां पे एक बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर, दूसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक और तीसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार से डीएनए के एक मोनोमियर में कितने बॉन्ड्स हो गए हैं? 3। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार तीसरे कार्बन के ऊपर यहां पे जुड़ गई है वापस H3PO4 नेगेटिव। तो ये कैसे जुड़ गया? ये जुड़ गया फॉस्फोरस देन शुगर देन फॉस्फोरस देन शुगर। ये इस तरीके से एक तरफ का रज्जु कंप्लीट हो रहा है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जब हम चलेंगे इसमें, तो यहां पे ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा। इसके कार्बन नंबर 9 से हम क्या जोड़ रहे हैं? एक शुगर मॉलिक्यूल, और उस डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ गया फॉस्फेट। यहां पे बस चेंजेस क्या आ जाएगा? जो शुगर है वो उल्टी पोजीशन में लगेगी, दर्पण समावयवी के रूप में। ठीक है, तो यहां पे जो पॉइंट हमारा आ रहा है, ये बाकी के एक्स्ट्रा मिटा देते हैं, ये हमारे काम आएगा। अभी सिस्टोसिन यूरेसिल मिटा देते हैं और इस स्ट्रक्चर को मिटा देते हैं जिसमें हमने 2 बॉन्ड्स को सीख लिया। अभी हम ग्वानिन और सिस्टोसिन के बीच के तीनों बॉन्ड्स की व्याख्या करते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखिए। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये हो गया एमिनो ग्रुप। अब हम यहां किसको लेके आ रहे हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। तो यहां पे हम लेके आते हैं दूसरे प्रिमिडिन को। ये हो गया प्यूरिन जो कि है ग्वेनिन। हम लेके आते हैं एक प्रिमिडिन को जो कि है जो कि है सिस्टोसिन। सिस्टोसिन की हम बात करें तो इसके 6 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन एमिनो ग्रुप। ठीक है, वहीं इसके कार्बन नंबर 1 की बात करें तो वो है एक नाइट्रोजन। 2 नंबर की बात करें तो वो है कार्बन। इसके कार्बन 3 की बात करें तो है नाइट्रोजन। 4 की बात करें तो वो है कार्बन।
और 5 की बात करें तो वो भी है एक कार्बन। इन दोनों की वैलेंसीज कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी के कारण यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो यहाँ क्या दिखा देता है, एक द्विबॉन्ड दिखा देता है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये हो गया डबल बॉन्ड O और 4 और ये हो गई NH, दैट इज सिस्टोसिन। तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग्स बनती है, पहली बॉन्डिंग बनेगी ये हो गया नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया यहां और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया NH, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है यहां। तो मैंने कहा था 1, 2 और 6 जो परमाणु हैं, कौन से, कार्बन और नाइट्रोजन, उनसे इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं सिस्टोसिन एंड ग्वानिन के मध्य में। अब बाकी का पूरा मोनोमेयर कंप्लीट कर देते हैं। नाइट्रोजन नंबर 3, नाइट्रोजन नंबर 3 से यहां पे जुड़ गई एक राइबोज शुगर, जिसका 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन एंड 5 नंबर कार्बन से जुड़ गया H3PO4 नेगेटिव, यहां जुड़ गया H3PO4 नेगेटिव, ठीक है। और ये वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। उसी प्रकार इधर आइए, यहां पे कार्बन नंबर 9 ग्वानिन के अंदर, कार्बन नंबर 9 से ये जुड़ेगा, ये जस्ट इसकी उल्टी पोजीशन में जुड़ेगा, ठीक है। ये वैलेंसी हो गई कंप्लीट। एक नंबर कार्बन से जुड़ गया, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, तीन नंबर, 4 नंबर और ये हो गया है 5 नंबर कार्बन। यहां जुड़ गया H3PO4 नेगेटिव, यहां जुड़ गया H3PO4 नेगेटिव और ये 1 नंबर वैलेंसीज पूरी कर लीजिए, CH, HH, एक H और एक H। दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज DNA मोनोमर, DNA मोनोमर। ठीक है, तो यहां पे हमारे बॉन्ड्स कौन से हो गए, फास्फो डाई एस्टर। यहां पे बॉन्ड कौन सा हो गया, ग्लाइकोसाइड। यहां पे बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। इस प्रकार यहां पे अब वापस शुगर फिर फास्फोरस, यहां पे शुगर फिर फास्फोरस। इस प्रकार से डीएनए जो है वो क्रम से चलता रहेगा, फास्फोरस शुगर, फास्फोरस शुगर, फास्फोरस शुगर। अब एक स्ट्रक्चर और इसमें आती है जिसको हम वाटसन एंड क्रिक के रूप में समझेंगे। बॉन्ड्स दोनों तरफ। समझने की बात यह है कि यहां पे राइबो शुगर की स्ट्रक्चर से 3 कार्बन नंबर नीचे की तरफ और 5 कार्बन नंबर ऊपर की तरफ, दैट इज डिनोट द प्राइम। डीएनए के एक रज्जु को 3 प्राइम से 5 प्राइम या दिशा की ओर दिखा रहा है, जबकि इधर आप आते हैं तो इसका 5 नंबर कार्बन नीचे और 3 नंबर कार्बन जो है ऊपर की ओर है, तो इसे हम 3 प्राइम से 5 प्राइम कहते हैं। तो डीएनए की संरचना में हमको जो रज्जु हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत परंतु पैरेलल जो हैं वो अरेंजमेंट दिखाई देती है। डीएनए की संपूर्ण संरचना को व्यवस्थित रूप से एक मॉलिक्यूलर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया वाटसन एंड क्रिक ने। तो हम वाटसन एंड क्रिक के मॉलिक्यूलर मॉडल को डिस्कस करते हैं।